अभिनंदन करना चाहूंगी माननीय मंत्री श्री डॉक्टर प्रमोद कुमार जी का, सचिव श्री धर्मेंद्र सिंह जी का, निबंधक सहयोग समितियां श्री रजनीश कुमार सिंह जी का, अपर निबंधक सहयोग समितियां श्री राम नरेश पांडे जी का तथा डॉक्टर गगन MD स्टेट एंड MD PSWC। मैं सचिव से आग्रह करूंगी कि वो सहकारिता विभाग की उपलब्धियों पर प्रकाश डालें और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। माननीय मंत्री महोदय, सहकारिता विभाग, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी रजनीश जी, मंच पर उपस्थित बिहार स्टेट वेयर हाउसिंग। तो मैं पहले अपने भारत सरकार के सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने देश भर में सहकारिता के क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने कभी गुजरात को सहकारिता के क्षेत्र में उन्होंने आगे किया है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाला समय में भारत में भी सहकारिता के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे। उसी क्रम में बिहार में भी सहकारिता का बहुत सारे संभावनाएं दिख रही है और हमारे विभाग के सारे पदाधिकारी, सारे अधिकारी, सब लोग मिल करके इस काम में हम लोग लगे हैं। अभी हमारे सचिव महोदय ने कहा कि अभी मुख्य रूप से धान अधिप्राप्ति का सीजन चल रहा था, उसमें हम सब लोगों ने करीब मैं 22-23 जिलों में जाकर के धान अधिप्राप्ति की समीक्षा की है, सब लोगों से जानकारी ली है कैसे कैसे चल रहा है। और आप सब लोग की जानकारी के लिए कि धान अधिप्राप्ति में अभी हम लोग करीब 79% हम किसानों से धान अधिप्राप्ति किए हैं और करीब 64 करोड़ रुपये किसानों के खाते में हम लोगों ने उनको दिया है। और जो 36 लाख कीमती था धान अधिप्राप्ति में, उस क्रम में हम लोग 6,879 समिति के माध्यम से 4,88,000 किसानों से 29,022 लाख मैट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की है। तो कुछ लक्ष्य का 79% हमने धान की अधिप्राप्ति की है। उसी तरह से अभी हम लोग अहमदाबाद गए थे, तो उसमें माननीय अमित शाह जी का कहना था कि 50-50 लोगों की टीम हम लोग गुजरात में जाकर के जो सहकारिता विभाग से जितने भी सेंटर चल रहे हैं वो सब जगह जाकर के हम लोग भ्रमण करेंगे, उसको देखेंगे कि वहां किस तरह से सहकारिता के माध्यम से लोगों को रोजगार मिल रहा है और फिर हम लोग आकर के बिहार में भी उस काम को हम लोग करना चाहेंगे। उसी तरह से रोजगार के क्षेत्र में और खास करके यहाँ वो गोडाउन जो हम लोग कहते हैं धान अधिप्राप्ति करने के बाद जो हम लोग यहाँ रखते हैं, तो वो करीब हम लोग भंडार, तो बिहार राज्य भंडार निगम 53 भंडार गृह है यहाँ पर, जिसकी भंडारण क्षमता करीब 7.77 लाख मैट्रिक टन है। तो हम लोग भंडारण के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और 3 राष्ट्रीय सहकारिता समितियां बनी है। एक तो है भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और एक नेशनल एक्सपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। इसमें भी बड़ी संख्या में बिहार से लोग सदस्य बन रहे हैं, क्योंकि यह राष्ट्रीय स्तर पर समिति है, इसमें लोग बन रहे हैं। तो आगे हम लोग कई ऐसे, जैसे हमारे सचिव ने कहा कि कोई भी समिति हम लोग जहां संभावना होगी समिति हम लोग बनाने का हम लोग देख रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए कि एक और मैंने अहमदाबाद बैठक में भी मैंने कहा था कि बिहार में कोऑपरेटिव खेती की भी बड़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर अब किसान के पास कोई बहुत ज्यादा जमीन अब किसी के पास बचा नहीं। पहले था किसी के पास 100 एकड़, 150 एकड़, 200 एकड़ जमीन, अब जमीन का भी छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। तो हम लोग कोऑपरेटिव खेती की भी संभावना को तलाश रहे हैं। और उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि गया तिलकुट का बहुत बड़ा वहां उद्योग है, छोटा छोटा घरेलू उद्योग है और बड़ी मात्रा में तिल की खपत है, लेकिन सारे तिल बिहार से बाहर से आते हैं। मध्य प्रदेश से आता है, आंध्र प्रदेश से आता है, बंगाल से आता है, लेकिन बिहार में हम तिल का उत्पादन नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग संभावना देख रहे हैं कि क्या गया का जो मगध का रेंज है, हम सभी किसानों से बातचीत करके कोऑपरेटिव के माध्यम से हम तिल का उत्पादन कर सकते हैं क्या।
आज जैसे आपका वैशाली में टोमेटो का वहां लगा है, आज मुझे पता चला है कि अभी हमारे जो भेजपेट के लोग हैं वो 10 टन आज जो टमाटर वहां सप्लाई कर रहे हैं, आज से शुरू किए हैं। तो हम संभावना देख रहे हैं कि वैशाली के आसपास का जो रेंज है वहां के हम टमाटर की खेती कोऑपरेटिव के माध्यम से कर सकते हैं। और एक बिहार में जीविका दीदी का बहुत अच्छा ही नेटवर्क है। तो हमारे सहकारिता में बकरी का भी एक सोसाइटी है और वो भी करीब करीब हर प्रखंड में बन चुका है, कुछ ही बचा होगा। तो जीविका दीदी के माध्यम से हम बकरी पालन का हाँ एक कर सकते हैं, इसमें हम लोग लग सकते हैं। तो बकरी पालन का भी एक बहुत बड़ी संभावना है। तो कई ऐसे क्षेत्र में मैं देख रहा हूं कि बिहार में सहकारिता के माध्यम से रोजगार की संभावनाएं हैं और सहकारिता ही लोगों को रोजगार दे सकता है। और जो हम लोग कभी कभी कहते हैं कि रोजगार कहां से आएगा, तो रोजगार सहकारिता के माध्यम से ही आएगा। तो मैं पुनः एक बार अमित शाह जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने खास करके बिहार पर कुछ जैसे जहां कमजोर है उस पर विशेष वो ध्यान रखे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि मई जून में क्या हम लोग यहाँ से 50-60 लोगों की एक टोली जो अच्छे पैक्स में काम कर रहे हैं, भेजपेट में अच्छा काम कर रहे हैं, शहद में अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे तो शहद की भी एक अच्छी संभावना है। मुझे नहीं पता था, मैं तो मध्य बिहार के रहने वाला, मुझे लगता था कि उत्तर बिहार में ही शहद का ज्यादा स्कोप है। लेकिन मुझे अभी गया से हमारे आए थे शहद उत्पादक, हमारे समिति से जुड़े हैं, उन्होंने कहा कि हम 50 लाख से शुरू किए थे, आज हमारे पास 4 करोड़ का टर्नओवर शहद में है। और नीम से शहद निकाल रहे हैं, सहजन से शहद निकाल रहे हैं। जिस सहजन को हम लोग यहाँ समझते हैं कि सिर्फ एक सब्जी के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं, लेकिन इसका बहुत ही बड़ा गुणकारी चीज है, इसमें बहुत पौष्टिक चीज है। तो हम प्रयास करेंगे कि किसानों से और खास करके एनएच के बगल में जहां नीम का वृक्ष लगे और उसे लोग शहद निकालें, तो कई संभावनाएं यहाँ दिख रही है। हम सब लोग मिल करके, और मैं अपने विभाग के सारे अधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस काम में वो सब लोग लगे हैं। और आने वाला समय में बिहार भी अन्य राज्यों की तुलना में कहीं ना कहीं बिहार का भी स्थान होगा, ऐसा मुझे संभावना दिख रही है। एक बार पुनः आप सब लोग को धन्यवाद। प्रमोद जी, आपने किसी भी उद्देश्य से गठित की जा सकती है, कोई भी इसके सदस्य हो सकते हैं, बहुत ही लिबरल इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। और आज के दिन कोई भी गतिविधि सहकारी समितियों के माध्यम से हो सकता है, किसी भी तरह का व्यवसाय सहकारी समितियों के माध्यम से हो सकता है, और उसमें जो मेंबर की संख्या है वो अनलिमिटेड हो सकती है। मुख्य रूप से जो हम लोग काम कर रहे हैं बिहार में, उसमें कुछ महत्वपूर्ण सहकारी समितियां, उसके बारे में हम बताएंगे। जैसे पैक्स जो है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो है, बिहार में पंचायत स्तर तक को टर्मिनस कर दिया गया है। मतलब प्रत्येक पंचायत में एक पैक्स का गठन पूर्व से ही अधिनियम के माध्यम से कर दिया गया है। इसके अलावा मत्स्यजीवी सहकारी समितियां होती हैं जो अधिनियम के माध्यम से ही प्रखंड स्तर तक गठित है। मतलब प्रत्येक प्रखंड में एक मत्स्यजीवी सहकारी समिति होगी। सब्जी उत्पादन के लिए मुख्य रूप से हम लोग प्राइमरी वेजिटेबल कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन किया है, जो कि प्रखंड स्तर की समिति है, तो प्रखंड स्तर पे कार्य करेगी। तो ये सब सहकारी समितियां एक उनका ज्योग्राफिकल एरिया जिसमें काम करती हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा, डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग का जो कॉम्फेड मिल्क फेडरेशन है, उनके द्वारा प्रत्येक गांव में एक सहकारी समिति का गठन किया जा रहा है। सहकारी अधिनियम के तहत निबंधक की जो शक्तियां हैं वो एमडी कॉम्फेड को पहले से प्रत्यार्पित की गई है, उनको दी गई है, और अन्य सपोर्ट कॉम्फेड को दिए जा रहे हैं। आपको पता होगा कि 7 निश्चय 3 के तहत सरकार ने निर्णय लिया कि प्रत्येक गांव में डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन होगा। इसके तहत कॉम्फेड के द्वारा काम किया जा रहा है। जस्ट हम जानकारी देना चाहते हैं कि ये भी सहकारी समिति है। तो इस तरह से आज कुल सहकारी समितियों की संख्या बिहार में लगभग 28,000 है। निकट भविष्य में ये संख्या बढ़कर के बहुत ऊपर जाएगी।
क्योंकि जो मुझे जानकारी है कम से कम 40,000 सोसाइटी तो कॉम्पीट की होगी, जो मिल्क प्राइमरी मिल्क सोसाइटी होगी। और इसके अलावा विभिन्न उद्देश्यों से भी समितियों के गठन किए जा रहे हैं। शहद के उत्पादन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए भी काम सरकार की प्राथमिकता में है। आज के डेट में 144 प्राइमरी शहद उत्पादक समितियां हैं जो प्रखंड स्तर पे हैं। सभी प्रखंडों में उसको गठन करने का निर्णय है, इस पे काम सरकार करेगी। इसके अलावा मखाना उत्पादक समितियां भी प्रखंड स्तर पे गठित हो रही हैं। करीब 44-45 समितियों का गठन हुआ है और करीब 12-13 जिले हैं जहाँ पे मखाना का उत्पादन होता है। तो उन प्रखंडों में भी मखाना उत्पादक समितियों का गठन होना है। सरकार का उद्देश्य है कि जो भी जितने तरह के रोजगार के अवसर हो सकते हैं रूरल इकोनॉमी में, हम लोग सहकारी समितियों के माध्यम से सहकारिता विभाग हर संभव प्रयास करे और रोजगार सृजन में बिहार के विकास में हम लोग अपना योगदान दे सकें। इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस तरह से समितियों के माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। और